मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत परिचर्चा भाग 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम कोई सामयिक घटना लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने जीवन में सारे सुख दुख झेले हों, सारे सुख दुख झेलने के बावजूद हर परिस्थितियों को सामना करते हुए एक मुकाम हासिल किए हैं। उनकी हम सफलता की कहानी जानेंगे। हमारे भी मौजूद हैं मुकेश कुमार जी, जो एक गरीब परिवार से आते हुए भी हर परिस्थितियों को सामना करते हुए भी एक मुकाम हासिल किए हैं और एक आयकर विभाग में बेंगलोर में अभी कार्यरत हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए हम जानते हैं इनसे इनकी सफलता की कहानी। तो हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने यूट्यूब चैनल के मुझे आमंत्रित किया। हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे। तो हम पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल से हुई। वहीं तक मैंने वहीं पढ़ा। गांव में ही पढ़ाई आपकी शुरू? हाँ, गांव में ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो आप गांव में जाते थे, गांव में स्कूलों की क्या स्थिति थी, किस तरह के बच्चे वहाँ जाते थे? उस जमाने में बच्चे तो काफ़ी थे स्कूल में, लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ 2 बिल्डिंगें थी, 2 कमरा का एक बिल्डिंग थी। तो हम सभी वहीं पढ़ा करते थे और सुविधाएं तो बहुत कम थी स्कूल में भी और घर में भी। हम लोग घर से जाया करते थे, अपने झोला में स्लेट पेंसिल या फिर कॉपी किताब जो भी था हम लोग ऐसे कंधे में टांग के जाया करते। कंधे में टांग के। और साथ साथ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने बोरा या तो फिर चाट जो होते थे चटाई, उसे ले जाया करते थे, बैठते बिछा के बैठते थे। बच्चों में जो वहाँ बच्चे होते थे, ये 5 तक के क्लास प्राइमरी स्कूल थी आपके गांव में। कितने शिक्षक हुआ करते थे? क्लास बाई क्लास अलग बैठते थे या एक ही साथ बैठते थे? 2 शिक्षक थे, सारे मिक्स थे, सारे इकट्ठे बैठते थे क्योंकि 2 कमरे, उसमें 5वीं तक के क्लास और बच्चे भी काफ़ी 70 से 80 पास के गांव से भी आ जाया करते थे। तो बच्चों की संख्या काफ़ी थी, तो सबसे उसी में एडजस्ट करना पड़ता था। 5वीं तक के पढ़ाई आपकी उसी स्कूल? हाँ, उसी स्कूल में। इस बीच मैं एक बात बता दूं कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर रहे। मतलब मेरी बहनें, मैं और मेरे पिताजी करीब 1 या 1.5 साल के लिए हम लोग बाहर रहे। तो अब फिर वापस गाँव आके उसके स्कूल में 5वीं तक पढ़े। तो आपने अपने बारे में बताया, मैं आगे अगला सवाल की ओर चलता हूँ। आपने 5वीं तक के पढ़ाई तो अपने गांव में कर ली, उसके बाद कहाँ हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मैं एक बात बता दूं, 5वीं की पढ़ाई से पहले, 5वीं तक की पढ़ाई से पहले एक बात बता दूं, मैं पढ़ने में बड़ा एवरेज स्तर का था, पढ़ना भी नहीं चाहता था। मैं बहुत शर्मिला किस्म का था बचपन में। तो वहाँ तो लगता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। कुछ लोग बोलते थे कि यार ये तो पढ़ेगा नहीं, है ना। तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसने क्या किया कि एक बार स्कूल के बच्चों को बुलाई और उन बच्चों ने मुझे स्कूल पहुंचाया। हालत ऐसी थी कि मेरे कपड़े भी उतार दिए गए थे। और जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहाँ एक शिक्षक हुआ करते थे, श्री राजेंद्र चौधरी, जो मैं कह सकता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन को एक शेप देने में। उन्होंने मेरी खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की जब तक आज भी मैं याद करता हूँ उस पिटाई को। और उस पिटाई ने शायद मेरी जीवन की धारा ही बदल दी। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो एक दिशा प्रदान करता है। तो आपके जीवन में भी ये मोड़ आया, जो टीचर थे वो आपके डर आए, पिटाई की, तो उससे आपके अंदर
पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैल गई, आ गई? और देखिए, स्वेच्छा से पढ़ाई के नहीं हुआ, प्रति स्वेच्छा से नहीं हुआ कि बस मुझे पढ़ना है, वो डर ने मुझे पढ़ाया। तो डर की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैं पढ़ता गया। पहले शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कुछ एक डर होता था, कुछ गैपिंग होता था ना। तो उस समय डर भी होता था शिक्षक का, शिक्षक को देख के लोग, विद्यार्थी लोग अलग हो जाते थे वहाँ से, सामने बातचीत। मैं एक फर्क देखता हूँ अपने जमाने में, अपने समय में और अब के समय में। एक फर्क देखता हूँ कि शिक्षक को काफ़ी आदर से लिखा जाता था, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो भी बुजुर्ग हुआ करते थे समाज में, जो उनको इज्जत मिलना चाहिए, जो उनका ओहदा था, तो शिक्षक ही होते हैं जो कि किसी भी समाज का एक स्वरूप प्रदान करते हैं, एक अच्छे समाज का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो उस जमाने में ऐसे भावना थी लोगों में, तो लोग उस नज़र से देखते थे। आज मैं देखता हूँ कि शिक्षक शायद उतने वैसे नहीं रह गए, तो जिस नज़र से लोग देखते थे पहले, वैसे अब देखते नहीं। पहले था कि गार्जियन भी सौंप देते थे कि आपको, आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से आप ट्रीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा टीचर पर भी दबाव हो जाता है कि आप मेरे बच्चों को मारिए, नहीं पीटिए, नहीं डराइए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। शायद इसी डर ने मेरे जो बैचमेट हुआ करते थे, शायद हम लोग उसी डर से जो भी पढ़ाई की, उसी डर से ही पढ़ाई की। स्कूल में कैसा माहौल होता था? आज के स्कूलों में है कि बच्चे क्लास की और घंटी, मतलब टीचर निकले तो बच्चे भी भाग जाते हैं। तो पहले एक टीचर या दो टीचर, कोई बाउंड्री बॉल भी नहीं होता था, और फिर भी बच्चे शुरू से और छुट्टी तक के रहते थे, कोई भी इधर उधर नहीं होता था। कैसा माहौल होता था स्कूलों का विद्यार्थियों के? देखिए, अनुशासन था, इसे डर के कारण अनुशासन था, तो फिर किसी और कारण से कहिए, हम लोग बच्चे थे, डर तो बहुत था कि कहीं कुछ पिटाई न हो जाए। तो अनुशासन था। हम लोग ऐसा नहीं कि गए हल्ला मचा रहे हैं और पढ़ने के टाइम में हम लोग पढ़ाई पे ध्यान न देके इससे गप्पे मार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होती थी। अनुशासित बच्चे रहते थे, और कोई भी स्कूल नहीं छोड़ता थे। स्कूल भी कोई भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि अगर एक दिन छोड़े, अगले दिन पूछा जाता था कि आप क्यों नहीं स्कूल आए। अगर कारण से ही नहीं बताए तो पिटाई होती थी। तो इस डर से भी बच्चे छोड़ते नहीं थे। और उस समय शायद गार्जियन से, यदि बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं तो गार्जियन से भी पूछ लिया जाता था कि सच में ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो गार्जियन से प्रूफ हो जाता था कि नहीं, लड़का झूठ बोल रहा है, और तुरंत पनिशमेंट मिलता था, दंड मिलता था। तो इससे बच्चों में भी डर आता था कि नहीं जाएंगे तो पिटाई होगी हमारी, या होमवर्क नहीं बनाएंगे तो पिटाई होगी। ये भी एक डर बच्चों में रहता था, जिससे बच्चे पढ़ते भी थे और आगे बढ़ते भी थे, अच्छी पढ़ाई भी होती थी, शिक्षक कम होने के बावजूद भी। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने स्कूली। और अगले आपने पूछा इसके बाद की पढ़ाई, 5वीं तक तो मैंने गांव में ही पढ़ाई पूरी की। तो इसके बाद मैं हाई स्कूल की, उससे पहले मैंने मध्य विद्यालय में आपको लिया, जो गुरारू में ही था। गुरारू में मिल, गुरारू शायद चीनी मिल से फेमस है। जी बिल्कुल, हाँ। तो उसी मिल के नाम पे एक मध्य विद्यालय है, तो वहीं से मैंने पढ़ाई पूरी की। उस समय जब हम लोग जाया करते थे तो सुविधाएं तो थी नहीं, पैदल जाना 5 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से, तो पैदल जाना फिर आना, तो करीब रोज का एक जर्नी के है तो 10 किलोमीटर का हो जाता था, 10 से 11 किलोमीटर का। यानी गांव से गुरारू जाना यानी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी है, तो अप डाउन मतलब पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। तो सालों भर में चिलचिलाती धूप भी होती होगी, बरसात भी, ठंडा भी, सर्दी भी। सर्दी कैसे झेलते थे सारे मौसम में पैदल आना जाना? मेरी और उस समय सड़कों की हालत भी ठीक नहीं होगी। जी बिल्कुल, पैदल जाना। तो मैं बताऊं कि उस समय मेरे पास कपड़े उतने नहीं हुए करते थे, चप्पल नहीं हुए करते। चप्पल अगर टूट गए तो फिर उसको खरीदने में काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता था घर में कि मेरी चप्पल नहीं है, और मैं धूप में ही, कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में मैं पैदल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था।
था मैं इस तरह का परिस्थितियों के सामने मैं किताब कॉपी मिल जाते थे आसानी हाँ हाँ वो सारी तो मिल जाती। मेरे पिताजी थे जो हमेशा कहते थे से। पढ़ाई के प्रति आपके परिवार में सारे लोग जागरूक थे। हाँ पढ़ाई किताब कॉपी उपलब्ध करा दिए जाते थे। जो भी प्रॉब्लम हो वो तो हाँ, इसमें मजबूरी कभी थी, वो तो मजबूरी थी। तो यानी फिर हाई स्कूल की पढ़ाई भी गुरारू में ही की। हाँ हाई स्कूल समता उच्च विद्यालय क्रांतिनगर गुरारू में ही है, तो मैंने हाई स्कूल वहीं से पूरी की। तो मैं बताऊं कि करीब 5 से 6 सालों का समय रहा जो मैं 5 किलोमीटर रोज आया जाया करता था। और इस तरह से मैंने हाई स्कूल 10 किलोमीटर 10 से 12 हाँ, किलोमीटर मतलब कुल मिला के मतलब आना जाना अगर देखें तो रोज हम लोग करीब 10 से 11 किलोमीटर ट्रेवल किया करते थे स्कूल। तो बहुत ही आपने लाइफ को इस तरह का आपको रहा, बहुत ही कष्टदायक रहा हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद मेरा अगला सवाल यही है कि हाई स्कूल के बाद जब कॉलेज लाइफ आया तो कॉलेज आप कहाँ करते थे? कॉलेज कहाँ? देखिए कठिनाई आपने जैसे बताया कि कठिनाई तो बहुत रही और कठिनाई तो अब शुरू होने वाली है हाई स्कूल के बाद, क्योंकि कॉलेज आसपास थे नहीं, उसके लिए गया जाना पड़ता था। तो गया यहाँ से भी और दूर, तो करीब 5 किलोमीटर गुरारू, 22 किलोमीटर गया, तो 27 किलो 27 किलोमीटर कुल 27 किलोमीटर जाना और फिर वापस आना। तो मुश्किलें अब यहाँ से शुरू होगी। मुश्किलें तो पहले भी थी लेकिन अब और भी ज़्यादा। मुश्किलें बढ़ गई। मैं गया से ही इंटर, इसके बाद फिर ग्रेजुएशन। गुरारू तो है कि किसी तरह पैदल जाने में कोई पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अब गुरारू से गया जाना तो पैदल संभव नहीं है। तो उसमें अब डेली खर्च की बात भी आ रही है, डेली खर्च भी होते होंगे। तो कैसे मतलब कौन सा अब इसको साधन हम था? 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला कि हम पहले तो ऑटो या फिर रिक्शा इस तरह के चलते नहीं थे, तो पैदल ही गुरारू जाना, वहाँ से फिर ट्रेन एक सुविधा थी, ट्रेन से जाना। तो पैसे इतने थे नहीं कि ट्रेन में रोज टिकट कटा के या तो फिर मंथली या तो फिर क्वार्टरली पास बनवा के जाएगा। तो हम लोग कुछ बच्चों का ग्रुप बन गया था, तो हम लोग साथ में ही जाया करते थे बिना टिकट, WT विदाउट टिकट। विदाउट टिकट मिल जाएगा। तो डर बना हुआ रहता है इधर से आए पता ले। एक रोचक कहानी बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग जा रहे थे, अचानक गया के पहले, गया स्टेशन पहुंचने से पहले ही चेकिंग शुरू हो गई। तो जिनके पास टिकट नहीं थी, जिनके पास टिकटें नहीं थी, वो सारे निकल के भागने लगे, है ना। ट्रेन रुक गई, वो सारे निकल के भागने लगे। मैं भी उसमें शामिल हो गया। मैं भी बेतहासा ट्रेन से उतर के भागता गया, फिर किसी तरह कॉलेज पहुंचा। तो मतलब इस तरह की घटनाएं मतलब घटनाएं भी हुई। तो बहुत ही रोचक घटना है। और इस तरह की घटनाएं का तो हमेशा डर बना हुआ रहता है, और कब चेकिंग आ जाए, कब टिकट ना हो। बिल्कुल, एक तो पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो फिर टिकट नहीं है, टिकट नहीं तो फिर अगर इस तरह की चेकिंग हो जाए तो फिर मुश्किल तो है। तो इतना रिस्क लेते थे, आने जाने में काफी टाइम वेस्ट होता होगा। तो आप कैसे मैनेज करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? वहाँ काफी लोग डेरा लेके भी रहते होंगे, रूम लेके रहते होंगे, किराए पे पढ़ते होंगे। तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि किराए पे रूम ले लें, वहीं आराम से पढ़ाई करें? देखिए ये तो, इसको अगर ऐसे देखा जाए कि चलो मस्ती करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो ये बात हमारे साथ थी। रही बात पढ़ने का, तो जज्बा हमेशा से रहा। गरीबी इतनी थी कि आने जाने का खर्चा नहीं मिलता था, तो रूम लेके वहाँ पे पढ़ाई करना तो दूर की थोड़ी थी मेरे लिए। यानी आर्थिक प्रॉब्लम आपके साथ इतनी थी कि आप नहीं रह सकते थे, क्योंकि रहने के लिए वहाँ खर्च चाहिए था, तो बहुत दिक्कत थी। तो इस तरह से आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं ग्रेजुएशन तक इसी तरह से आप? हाँ, इसी तरह से चलता रहा। ग्रेजुएशन किए? हाँ, ग्रेजुएशन पूरी हुई। उसके बाद फिर मैं पतरातू चला गया, वहाँ पिताजी रहते थे, मैं काम किया करता। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद। तब आपकी मतलब असली पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद से शुरू हुई? कंपटीशन की तैयारी कब से करना शुरू किया? मैंने सुन रखा था क्योंकि उतने सोर्सेज नहीं थे, जानकारी या नहीं थी हम लोगों में कि आखिर कैसे स्टेबल हो जाए, पढ़ाई के बाद करना क्या है। लेकिन फिर भी कुछ
कंपटीशन जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो उसके बारे में कभी कभी हम लोग चर्चा किया करते थे अपने दोस्तों में, और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करते थे। जब मैं पतरातू गया, वहाँ जाने के बाद वो शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ जाने के बाद कुछ मेरे ऐसे दोस्त बन गए जो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो जब हम लोगों ने साथ में तैयारी वारी शुरू की तो वहाँ से फुल फ्लेज मैंने तैयारी शुरू की। कि मुख्य रूप से आपकी तैयारी पतरातू जाने के बाद, पतरातू मतलब क्या रहने का किस तरह की व्यवस्था था, कौन रहते थे वहाँ? वहाँ मेरे पिताजी रहते थे। वहीं एक काम डायलेपिडेटेड सिचुएशन में सरकारी क्वार्टर, मतलब एक जीर्णशीर्ण अवस्था में। तो हम लोगों ने उसमें दरवाजा लगाया, खिड़की पूरी तरह से पैक, जैसे बोरा होता है ना, बोरा से हम लोगों ने पैक कर दिया था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको अच्छे से बनाया जाए घर को। यानी वहाँ मुफ्त के क्वार्टर में हाँ, गए थे, मुफ्त जिसमें का पैसे नहीं लगते थे, और ऐसा ही आपको चाहिए था जहाँ आप मतलब एक्सपेंस कम लगे, खर्च कम हो और फायदा मिले। बिजली की भी हाँ, बिजली की उपलब्ध व्यवस्था होती थी, जी। वो भी तो फ्री, यानी- मतलब चोरी से हम लोग जलाया करते थे। तो यानी आप पढ़ाई की माहौल वहाँ पूरी तरह से अनुकूल था, पढ़ाई का माहौल बिल्कुल अनुकूल था, और रहने का जो समय भी काफी मिलता होगा पढ़ने समय भी के काफी लिए। मिला, लेकिन जो रहने का जो परिस्थिति था विपरीत था, बहुत ही प्रतिकूल रहा। मतलब एक कमरे में रहना जिसमें सारा कुछ पैक हो, फ्रेश एयर ना आ रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे रूम में मैं रहा करता था। तो किस तरह के वहाँ दोस्त बने, दोस्तों के बारे में थोड़ा बताइए। हेल्पफुल बने, वहाँ बहुत हेल्पफुल थे। परेशानियाँ वहाँ की? हाँ, जब मैं वहाँ गया तो जब हम लोग पढ़ाई शुरू की साथ में, तो वहाँ मैं पढ़ने में अच्छा था, तो उन लोग को मैं कुछ समझाया करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लड़का भी कुछ करेगा, इसे साथ रखना चाहिए, दोस्त ऐसे नहीं बनता। तो मैं पढ़ने में उन लोग से अच्छा था, इसलिए उन्होंने मेरा भी ख्याल रखा और काफ़ी हेल्प किया। मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं हुआ करते थे, या तो एग्ज़ाम देने जाना, कोई परीक्षाएँ देने जाना हो, या तो फिर फॉर्म भरना हो, तो कभी कभी दोस्त भी मदद कर दिया करते पैसे से। तो काफ़ी हेल्पफुल थे। वहाँ सारे दोस्त जो मिले आपको मतलब हेल्पफुल मिले और सारे मदद आपको करने वाले। मदद की। तो जो फॉर्म भरने में काफ़ी खर्च होते हैं, किताबें काफ़ी खर्च, कंपटीशन में तरह तरह की किताबों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किताबों के लिए खर्च वगैरह मैं घर से मिल वहाँ जाता था? मैं नहीं, पापा मेरे पिताजी जो थे उतने आमदनी नहीं थी उनकी, घर भी देखना है, और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं मेरी सारी जो किताबें खरीदी जाए। इसके लिए मैं क्या करता था कि कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया करता था, उससे जो पैसे आए उससे मैं अपना किताब या तो कॉपी या फॉर्म भरने का खर्चा निकाल दिया और देखिए अपना खर्चा पूरा करता। तो इस तरह से आपने पढ़ाई की। और वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स किस तरह के तैयारी करते थे, मतलब ग्रुपिंग बना के, या किस तरह तैयारी किस तरह से करते थे, हम लोग उसके बारे में ऐसे, थोड़ा हाँ बताइए। मैं बताऊँ, हम लोग घर में ही पढ़ाई करते थे, मोस्टली हम लोग घर में ही पढ़ाई करते थे। घर में जो सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट पढ़ना था उसकी तैयारी घर में ही करते थे, और शाम में हम लोग एक सामूहिक परिचर्चा जो होता है, सामूहिक चर्चा होता है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन लाए, फिर उसका जवाब, तो ऐसे करके हम लोग मतलब सामूहिक रूप से तैयारी। ग्रुप में हाँ, ग्रुप बट जाते थे, ग्रुप में तैयारी करते हाँ, थे, एक दूसरे से मतलब जिसका जो प्रॉब्लम है एक दूसरे से सोल्व होता था। हाँ, आपकी प्रॉब्लम उनसे सोल्व हो गया, उनसे का प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो गया, इस तरह के। कहीं कोचिंग वगैरह लिए? अच्छा कोचिंग में? जैसे मैंने पहले बताया कि गरीबी जो इतनी थी, तो कोचिंग का तो सवाल ही नहीं। सेल्फ स्टडी थी? सेल्फ स्टडी। सारे बच्चे ऐसे ही थे, सेल्फ सारे करते नहीं थे? थे, सारे वहाँ पे जो सेल्फ स्टडी करते थे सब लोग, हाँ, या कोचिंग वगैरह भी करते मैक्सिमम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। कुछ बच्चों ने कोचिंग ले रखी थी, थे? उनसे भी हेल्प मिल हाँ, जाता? उनसे भी हेल्प मिला। और मैं तो बस स्वाध्याय पे विश्वास करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर हम खुद से कुछ चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी खुद को होती है अच्छी तरीके से। अगर कोई मेरे दिमाग में कुछ भर दे तो थोड़े समय के लिए वो रास्ता ठीक है, वो रास्ता भटक रहे हैं तो वो
कोचिंग से थोड़ा हेल्प ये हो जाता था कि चलो भाई आसान रास्ता हो जाता था, चलो ये पढ़ना है वो पढ़ना है ना, जो बेकार की चीज़ें हैं उसको छोड़ना है। जैसे तो मदद देखा जाता है मोस्टली कि सामान सबके लिए तो समय बराबर है, 24 घंटा 24 आवर एक दिन में। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि समय नहीं मिलता है, ये करने का नहीं मिलता। आपने कैसे रूटीन बनाया, कैसे पढ़ाई की ताकि आप उस तरह का इतना बड़ा चीज हासिल कर लिए? और यही समय सबको मिलता है, इतना ही समय तो सबको मिलता है, फिर उसी में बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं पढ़ पाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। आपने कैसे सारे चीजों को मैनेज किया, कैसे समय का मैनेज किया और कैसे पढ़ाई की, ये बताइए जरा युवा वर्ग में। बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैं बताऊँ समय तो सबके लिए बराबर ही होता है, लेकिन मेरा फोकस तो पूरी तरीके से पढ़ाई था। मैं जब देखता था अपने पिताजी को तो उनके बारे में बस एक ही ख्याल आता था कि ये एक मजदूर की तरह काम करते थे और उससे घर का पूरा खर्चा नहीं चलता था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस कर पाता, कुछ और कर पाता, सोच ही नहीं पाता था। तो बस एक ही ख्याल रखता था कि जो कुछ करना है पढ़ाई से करना है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा मुकाम दिला किसी सकता है, मुकाम तक ले जा सकता है। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है। तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मुझे बस पढ़ाई के रास्ते ही आगे बढ़ना है। तो यही एक ऑप्शन बचा, यही एक ऑप्शन बचा। तो आपने किस तरह की तैयारी करते थे, मतलब मोस्टली जनरल कंपटीशन के, कि आपने ये सोच लिया था कि हमको इस चीज़ की तैयारी करना और इसी चीज़ में जाना है? जैसे रेलवे है, स्टाफ सिलेक्शन है, या फिर और भी जो स्टेट लेवल के आते हैं, तो लगभग सारे के सिलेबस एक ही करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मैंने तैयारी की। जैसे इतिहास मैंने पढ़ा, तो इतिहास के हर चैप्टर से मैंने नोट्स बनाए और मैं उसे बार बार पढ़ा करता था। फिर ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई की। फिर इकोनॉमिक्स है। अंग्रेजी के लिए मैं बताऊं कि उस पर मैंने बहुत पढ़ाई की। अगर मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती और उसके लिए मैंने कोई कोचिंग या ट्यूशन लिया नहीं, सेल्फ अंग्रेजी का कहीं माहौल नहीं मिला, सेल्फ आप अंग्रेजी करके, और तो उसमें हाँ, वहाँ के भी बच्चे थे अंग्रेजी से बहुत डरते थे। उनको लगता था कि अंग्रेजी बहुत वास्ट है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ के बच्चे भी जो मेरे दोस्त थे उन्हें भी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं रही, तो अंग्रेजी से बहुत भागते थे वो लोग। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं अंग्रेजी पढ़ लूँ तो कम से कम नौकरी हो या ना हो, मैं अंग्रेजी का कोचिंग जरूर खोल सकता हूँ अपने जीवन में। इतना तैयारी कर लिया? हाँ, इतना मैंने हासिल कर लिया। हाँ, इतना मैंने अंग्रेजी का। तो कितने सालों तक ये सब तैयारी चली और कब आपका, मतलब जो आप चाह रहे थे कि कुछ मिल जाए, वो कब आपका प्राप्त हुआ? 2007 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। फिर 11 में मेरी पहली नौकरी लगी। तो करीब 3 से 4 साल का संघर्षमय जिंदगी रहा। और उसमें ग्रेजुएशन करने के दरमियान भी पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं? मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ा करता था, बहुत जानकारी भी नहीं थी क्योंकि गांव के माहौल से गया था, तो गांव में ये सब चीज़ें थी नहीं। तो सबसे पहले क्या चीज़, कौन सी नौकरी थी आपकी जो? सबसे पहले मेरी नौकरी लगी थी स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। साथ ही मेरा LDC का भी हुआ था, जो MOD अलॉट हुआ था मुझे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और इसी बीच गार्ड का भी हुआ था। तो मैं रेलवे नहीं जाना चाहता था, हालांकि रेलवे में पैसे बहुत। एक ही बार 3 ज्वाइनिंग आया आपके पास? जी, लेकिन मैं रेलवे नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे और भी बेहतर करना है। मैं UPSC के लिए जाना चाहता था, UPSC की तैयारी करना चाहता था, फिर स्टेट PCS की तैयारी करना चाहता था। तो मुझे लगता था कि मैं ऑफिस का काम करूं ताकि मुझे समय भी मिले अपनी तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए टाइम। हालांकि यहाँ पे नकारात्मक बातें ये थी कि जिस तरह की मेरी आर्थिक स्थिति थी तो मैं सपोर्ट कर सकता था स्टेशन मास्टर या फिर गार्ड की नौकरी करती थी, तो उसमें पैसे ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी मैंने LDC चुना, लोअर डिविजनल क्लर्क। मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। तो एक LDC से अच्छी नौकरी थी स्टेशन मास्टर की, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, तो वो क्यों छोड़ी आपने? अच्छी नौकरी छोड़ के फिर लो वाली में आए?
हाँ, स्टेशन मास्टर या रेलवे की नौकरी ऐसे हुआ करती है कि शिफ्ट में काम होता है वहाँ, है ना, कई शिफ्टों में चलता है। तो कभी आपकी ड्यूटी रात में लग जाए, कभी दिन में लग जाए, कभी शाम में लग जाए, तो आपको समय नहीं मिलता है अपने खुद को करने के लिए। व्यस्तता उसमें बढ़ जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते आगे, यानी आपको कुछ करना था और आगे कुछ करना था, इतना से संतुष्ट आप नहीं थे। तो उसके बाद फिर वो नौकरी भी छोड़ के आप दूसरे जॉब में गए, नौकरी में गए। तो वो जब मैं दिल्ली ज्वाइन किया LDC, तकरीबन डेढ़ साल तक वहाँ पे रहा। उसी बीच मैंने फाइनल परीक्षा दे रखी थी, SSC कमांड लगी, ग्रेजुएट कमांड लगी। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला, वो भी कर्नाटक में। तो मैंने फिर इसे भी छोड़ वहाँ इसे छोड़कर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अभी तक मैं इसी बीच मेरी पढ़ाई भी चलती रही, UPSC और PCS। तो यानी आपने यहाँ तक के जो सफ़र किया, इस मुकाम तक आने के लिए सफ़र रहे, बहुत ही कष्टदायक रहा। और लेकिन आयकर विभाग में आप चले गए और वहाँ अभी कार्यरत हैं, अभी और भी तैयारियाँ चल रही हैं आगे के लिए। आगे और क्या करना चाहते हैं? मैं बस यही करना चाहता हूँ जो समाज में मुश्किलें हैं, बेबसी हैं, इसके बारे में कुछ लिखूँ। लिखने का बहुत शौक है, मैंने कुछ लिखा भी है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को लिखकर जो मैंने मुश्किलें झेली हैं, जो मुश्किलें आती हैं, और एक बेहतर समाज बनाने में जो भी चीज़ें काम आ सकती हैं, उसके लिए मैं अपनी भावनाओं को लेखनी के माध्यम से समाज तक लाना चाहते हैं कि मतलब, तो बहुत अच्छी आपका सोच है और आपको उसके प्रति हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें और समाज के बीच ऐसे कुछ दें लेखनी के माध्यम से भी, ताकि लोगों को प्रेरणा स्रोत हो। तो मैं आगे सवाल की ओर चलता हूँ। जैसे आपके घर में सभी अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, तो क्या आप भी एक अध्यात्म में, देवी देवता में विश्वास रखते हैं या क्या रखते हैं? जैसे आपने साइंस का स्टूडेंट रहा है, मुख्यतः साइंस के स्टूडेंट इसमें विश्वास नहीं के बराबर रखते हैं, तो आपका क्या सोच है इसके बारे में? एक ऐसी बात नहीं है, विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें देवी देवताओं से कोई दिक्कत है या फिर आस्थावान नहीं होते हैं, ये कहना शायद सही नहीं होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं विश्वास रखता हूँ, लेकिन जो पूजा पद्धति है इसमें विश्वास नहीं करता। मैं उस भगवान में आस्था रखता हूँ, तो मैं आस्था रखता हूँ, पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करता। अंधभक्ति में आप विश्वास? हाँ बिल्कुल, अंधभक्ति कह सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे विश्वास तो शुद्धता के लिए और मन की शांति के लिए, इस तरह का अंधभक्ति कि पूरे रूप से, पूर्ण रूप से उसके प्रति हम लीन हो जाए और उसी में विश्वास रखें, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो अपने, मैं आगे सवाल की ओर चलता हूँ। आप अपने एक जीवन के यादगार पल के बारे में बताइए जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे उस पल को। मैं तो कहूँगा कि शायद ही किसी के जीवन में ऐसा होता होगा। जब मैं पतरातू था, वहाँ काफ़ी मुश्किलें हुई, तो थोड़े समय के लिए मैं गया आगे। गया में मेरे कुछ दोस्त बन गए, जिसमें दिल्ली, राजीव और एक संजय, हम लोग 4 दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो, तुम आ जाओ, गया में आ जाओ, हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, थोड़ा करके देखते हैं। और वहाँ तो पापा का भी थोड़ा मदद मिल जाता था, स्थिति ठीक नहीं था, थोड़ा मदद भी मिल जाता था, लेकिन फिर लगा कि मैं खुद से कुछ करूँ। तो मैं उनके कहे अनुसार मैं आ गया। मैं रेलवे क्वार्टर थी, तो उसमें खाली पड़े हुए थे हम लोगों ने, वहीं पे पढ़ाई करी।
वहीं रहते भी थे। वहीं रहते भी थे, वहीं पे पढ़ाई भी शुरू की। हम लोग चारों साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन एग्रीमेंट ये हुआ था कि सारे मिलके किराया किराया देंगे। देना है। मैं किराया दिया करता था, हर महीने दे दिया करता था। फिर मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे शायद सही नहीं कर पाऊंगा, समय भी बर्बाद होते थे, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था। मुझे लगा कि नुकसान होगा पढ़ाई में, तो मैं उन लोगों से बताया कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मैं वापस पतरातू जाना चाहता हूँ। फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए। मैंने पूछा ये पैसे किस लिए? उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक हालत क्या है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हर मंथ जो तुम किराए के रूप में देते हो उसे हम लोग इकट्ठा जमा करते, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो ज़्यादा पैसों की जरूरत हो, ये पैसे फिर तुम्हारे काम आए। हम लोग ये सोच के तुम्हारे पैसे रख दिया करते थे, हालांकि कोई किराया हम लोग देते नहीं, फ्री का। अच्छा, तो ये मेरे जीवन का, और कहें कि शायद ऐसे दोस्त सबको नहीं नसीब होते। तो ये मेरे सबको नसीब। हाँ, ये मेरे जीवन की सबसे रोचक बातें हैं, और मैं कभी नहीं भूलता इस पल को। तो और जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर बताता हूँ। दोस्त ऐसे होते हैं कि दोस्त चाहे तो दोस्त को एक कहाँ तक पहुँचा सकता है। दोस्त एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, हर खुशी उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्होंने अभी अपने दोस्त का मिसाल पेश किया कि किस तरह के इनके मदद किए, इनके पैसे किराए के नाम पर लेके फिर वापस कर दिए, ताकि ऐसे बुरे हालात में वो पैसे काम आए। तो मैं बताऊं, ऐसा मेरे सच में दोस्त के सारे सेटल हैं। एक तो मेरा दोस्त है जो बिजली विभाग में कार्यरत है, वही बनारस में है, और एक रेलवे ड्राइवर है, एक और भी रेलवे ड्राइवर है, मतलब 2 रेलवे ड्राइवर। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके इरादे नेक होते हैं वो बिल्कुल सफलता के द्वार तक पहुंचेंगे, बिल्कुल सफल होंगे। तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आपके दोस्त और आप बहुत आगे बढ़ें, और बहुत हर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और हर ऊंचाइयों को आप फतह करें, उस पर हासिल करें उसे। तो मैं चलते चलते आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा वर्ग के लिए किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए, क्या उनके अंदर? देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं वो ये ना सोचे कि वो कहीं सफल नहीं हो सकते, और सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता है। पढ़ाई एक जरिया हो सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें नौकरी करनी है, देने से नौकरी करनी है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज में जो भी गलत है उसके खिलाफ आप लड़िए, आप बेहतर करने की कोशिश करिए, और आप जो काम भी करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। पूरी ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ यदि कोई भी काम किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कुछ भी चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे मुकेश कुमार जी से, इनकी सफलता की कहानी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और आप इनकी सफलता की कहानी से प्रेरित भी हुए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और इस रास्ते पे भी चलेंगे तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। और मेरी भी शुभकामनाएँ हैं कि जितने भी युवा वर्ग तैयारी में लगे हुए हैं वो सारे सफल हों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।